नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो शख्सियत के इस कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई और ख़ास पर्सनालिटी के साथ में। अब आज के इस प्रोग्राम में हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं वो वाकई एक शानदार पर्सनालिटी हैं। बहुत लंबा उनका अनुभव है अपने इस फील्ड में, अपने इस डिपार्टमेंट में, और साथ ही वो निरंतर अभी भी काम करते चले जा रहे हैं। तो चलिए फिर इस रात से हम जल्द ही पर्दा हटाते हैं और आपको बताते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास शख्सियत है कौन। तो आज के हमारे खास शख्सियत है प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी। वो हैं कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति और उनसे आज हम मिलके बहुत सारी बातें करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। वो संघ से, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और साहित्य में, लेखनी में उनकी विशेष रुचि है। लंबा अनुभव उनका इस क्षेत्र में है। शुरुआत उन्होंने शिक्षक से की थी और उसके बाद में आज इस पद पर वे काबिज हैं। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए मेरे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे धन्यवाद। कार्यक्रम में। तो आज हमारे साथ में प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी मौजूद हैं और इनसे हम बहुत सारी चर्चा अब करने वाले हैं। सर सबसे पहले कि उस पार्ट में हम आए कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से रहा, कैसे आपकी शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले आपका जो नाम है इसमें आपने भाई शब्द का आप यूज़ करते हैं कि प्रोफेसर बलदेव भाई जी शर्मा। तो ये भाई क्या किसी चीज़ से कनेक्टेड है या इसकी कोई कहानी है? ये मुझे बहुत लोग पूछते हैं जी। और मुझे सामान्यतया गुजरात का मानते हैं। अच्छा। तो गुजरात में नाम के साथ भाई लिखने की परंपरा है, लेकिन मैं मथुरा ज़िले के एक गांव में पैदा हुआ और मेरे पिताजी ने, जैसे कि हर माता पिता अपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखाते हैं, उस समय बच्चे की कोई भूमिका नाम तय करने में नहीं होती, ऐसे ही मेरा नाम लिख दिया। बाद में जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तो मैंने नाम का विश्लेषण किया कि मेरा नाम बलदेव भाई क्यों रखा मेरे पिताजी ने। तो मुझे ध्यान आया कि जहाँ का मैं हूँ वो स्थान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी अच्छा का तीर्थ है और वहाँ दाऊ जी महाराज के नाम से बड़ा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन उस स्थान का जो सरकारी नाम है, ग्रामीण क्षेत्र में उस जगह को दाऊ जी के नाम से जानते हैं। अच्छा। लेकिन सरकारी नाम उस स्थान का है बलदेव। अच्छा। तो बलदेव भाई का जो मतलब है वो है बलदाऊ जी के भाई कृष्ण। अच्छा, तो यहाँ से उन्होंने, मेरे पिताजी ने शायद कनेक्ट किया होगा कि कृष्ण और गोपाल इस तरह के नाम तो हमारे यहाँ बहुत रखे जाते हैं ब्रज में, ब्रज भूमि है वो, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग रूप देते हुए बलदाऊ जी का भाई कृष्ण, तो बलदेव भाई। अच्छा। ऐसा नाम मेरे पिताजी ने रखा होगा, ऐसा भाव मुझे लगता है। जी जी जी। तो यानी कि काफ़ी ये रोचक कहानी है अपने आप में। और ये बात आपने काफ़ी सच कही कि जब भाई शब्द का जिक्र होता है तो गुजरात से कनेक्शन आता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप गुजरात के हैं क्या? जी। तो मैंने कि मैं गुजरात का नहीं हूँ, फिर भाई नाम क्यों है आपका? तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि भाई मेरे पिताजी ने लिखा नाम और वही नाम चलता रहा। तो अब मतलब एक अगले सवाल का भी जवाब ऐसे ही मिल गया है कि ब्रज से आप आते हैं, मथुरा आपकी जन्मभूमि रही है। जी जी जी। तो जब आपका जन्म हुआ तब आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप और आपकी बिलोंगिंग कैसे रही, फैमिली बैकग्राउंड क्या कुछ था? गांव में ही पैदा हुआ, किसान का घर था, लेकिन मेरे पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता थे। पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए समर्पित किया, पंडित मंगीलाल शर्मा। हालांकि उस समय की पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उन्होंने लाहौर में मैकेनिकल का डिप्लोमा भी किया था। अच्छा, उस दौर में? उस दौर में और 8वीं पास करके किया था। अच्छा। 8वीं को उस समय मिडिल बोलते थे। तो वो पास करके फिर वो वहाँ गए थे और वहाँ से उन्होंने डिप्लोमा किया और वहाँ से लौटने के बाद राजा बच्चू सिंह जो भरतपुर के थे, नरेश, और बड़ा उनका प्रसिद्ध ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, बंदूक बनाने का कारखाना। मेरे पिताजी ने क्योंकि मैकेनिकल में डिप्लोमा किया था तो वहाँ उनके यहाँ काम किया। अच्छा। बाद में फिर समाज सेवा का भाव उनके मन में आया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस कहते हैं लोग, उसके संपर्क में वो आए और फिर पूरा जीवन ही उनका बदल गया। और गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कार्य के लिए संघ के प्रचारक के रूप में लगा दिया।
अच्छा। तो उत्तर प्रदेश में संघ और उस समय जनसंघ की स्थापना भी हुई, तो वो बड़े प्रसिद्ध और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। और आज भी उनके समय के कुछ लोग मिल जाते हैं तो मेरे पिताजी के बारे में बात करते हुए बहुत भावुक हो जाते हैं। ऐसा तपस्वी और तेजस्वी जीवन जो उनको जानने वाले हाँ, जो लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रचारक थे, मेरे पिताजी भी प्रचारक थे, और हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी कई बार आए। अच्छा। और मैं शायद 2-3-4 साल का रहूँगा तो मेरी माँ बताती थी, अटल जी ने तुझे गोद में खिलाया है। और एक बड़ा रोचक प्रसंग, जी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ 2016 में, तो हमारे यहाँ के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक मथुरा ज़िले से रहे, तो वो अटल जी के बड़े परम मित्र थे। अच्छा। तो दैनिक जागरण अखबार ने बहुत सारी चीज़ें जो उनसे संपर्क के लोग थे, उनके अनुभव संस्मरण वो सब पूछ कर लिखे। तो उन्होंने बड़ा रोचक प्रसंग सुनाया। अटल बिहारी वाजपेयी, सादाबाद हमारे यहाँ है तहसील, तो बोले मंगीलाल जी की तबीयत ख़राब थी, माने मेरे पिताजी की, तो अटल जी ने कहा कि चलो वहाँ मंगीलाल जी को देख के आते हैं गांव। उस समय ज़्यादा साधन नहीं थे, तो साइकिल से अटल जी और वो दोनों चल दिए, और करीब 25 किलोमीटर हमारा गांव था। बारिश का समय था, अटल जी भारी भरकम थे उस समय, तो साइकिल पर दो जने, साइकिल चरमराने लगी, लेकिन फिर भी अटल जी आए। और हमारे गांव के पास एक जो छोटी नहर होती है उसे हमारे यहाँ बम्बा बोलते हैं, तो बम्बा की पटरी पर साइकिल चला रहे थे, कच्ची पटरी होती थी, और साइकिल स्लिप हो गई और उसमें बहते हुए पानी में ये दोनों जने साइकिल समेत गिर गए। अच्छा। और फिर जैसे तैसे उसमें से उठे, बाहर निकले, साइकिल को कंधे पर रखकर अटल जी, और उन्होंने बड़ा रोचक संस्मरण लिखा है। बाहर आके इन्होंने देखा तिवारी जी ने कि अटल जी की धोती फट गई है, धोती कुर्ता पहनते थे, तो उन्होंने कहा अटल जी आपकी धोती फट गई। तो उनका फट जाने दो, फटी धोती से क्या मंगीलाल जी घर में घुसने से मना थोड़ी कर देंगे। तो फटी धोती से ही, जो गीले कपड़ों से, और फिर से साइकिल चलाकर वाजपेयी जी हमारे गांव पहुंचे। संघ की अगर बात आती है सर, तो आरएसएस से आप फिर कब से जुड़े? क्योंकि एक तो शुरुआत से ही आपने वो माहौल, आप मैंने खुद रहा और आपने खुद देखा भी है उन सब चीज़ों को, लेकिन आपका जुड़ाव, आपका लगाव कब से और कैसे रहा? मुझे दरअसल याद नहीं है कि कब से संघ में जाने की शुरुआत हुई। स्वतः ही आ गए। स्वतः ही। और रज्जू भैया जो संघ के सरसंघ चालक रहे और विश्व के जाने माने भौतिक विज्ञानी थे, तो वो मुझे कहा करते थे कि ये तो मंगीलाल जी का लड़का हमको विरासत में मिला है, इसने तो गर्व से ही संघ को सीखा है। तो पिताजी के साथ रहकर बचपन में ही, फिर गांव में संघ की शाखा लगती थी, उसमें आना जाना, फिर संघ कार्य में जुड़ जाना। पिताजी संघ के प्रचारक रहे, कई लोगों का उन्होंने निर्माण किया। कल्याण सिंह जी का आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के राज्यपाल रहे, और बड़े तेजस्वी व्यक्ति थे। कल्याण सिंह जी को, जब मेरे पिताजी अलीगढ़ में प्रचारक थे, तो एक छोटा सा गांव तोरली के पास है मढ़ौली, वहाँ एक बहुत छोटे किसान परिवार के ये लड़के थे, लेकिन पढ़े लिखे थे, तेज थे। उन्होंने पहचान लिया। संघ की ये विशेषता है, लोगों के गुण को परखना और फिर उसको आगे बढ़ाना उसी दिशा में। पिताजी ने उनको पकड़ा और उनको देखा कि अरे ये राजनीति में रुचि है, उनको राजनीति में आगे बढ़ाया। ना बारीकी से उन्होंने परख और लिया। कल्याण सिंह जी बताते थे, मेरा बड़ा निकट संबंध रहा बहुत। वो बताते थे, पिताजी को भाई साहब कहते थे, बोले भाई साहब ने मेरे जैसे साधारण आदमी को किस तरह नेता बनना है, कैसे भाषण देना है, और किस भावोद्रेक में बोलते समय हाथ कैसे उठाना है, ये बोले सब मुझे सिखाया है। इतनी बारीकी से, इतनी बारीकी। और कल्याण सिंह जी बड़ी श्रद्धा रखते थे मेरे पिताजी के प्रति। और गांव में कल्याण सिंह जी बीच बीच में आते थे, क्यों पिताजी बाहर रहते थे, मेरे जो बाबा थे वो वृद्ध थे, तो खेती में काम किया है कल्याण सिंह जी ने, एमएलए होने के बावजूद।
और जब विधायक बने कल्याण सिंह जी पहली बार, जी तो मतलब कैसी बॉन्डिंग मेरे पिताजी के प्रति उनकी, कितना सेवा भाव। जी तो वो रात में जी अलीगढ़ के कलेक्टर से विधायक बनने का जी। प्रमाण पत्र लेकर जी। और सीधे हमारे गांव अच्छा 50 किलोमीटर, और उस समय एक टूटी सी जीप थी, वो गांव आते आते 1 किलोमीटर पहले फंस गई। अच्छा फिर पैदल ही गांव आए, रात में 12 बजे पहुंचे, और फिर पिताजी ने गांव से फावड़ा लेकर लोग भेजे, फिर जीप को निकाल के लाए। जी कल्याण सिंह जी बहुत समय तक हमारे गांव का बच्चा बच्चा कल्याण सिंह जी को जानता है, इतना वो रहते थे हमारे गांव। अच्छा, संघ का काफ़ी ज़्यादा और गहरा प्रभाव आप पर पड़ा है, ये तो इतने देर की बातचीत में अभी बिल्कुल समझ में आया है सर। लेकिन इंडिविजुअली जब आपकी बात आती है, जब प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी की जब बात होती है, तो मैंने सुन रखा है, कहीं पढ़ा भी था कि शिक्षा के क्षेत्र से आपकी शुरुआत हुई है। ये क्या कुछ और कैसा सफ़र रहा और कैसे ये सब शुरू हुआ? देखिए प्रथा जी, हम भले ही ऐसा मानते हों, हम माने व्यक्ति कि मेरी प्रतिभा, मेरा परिश्रम, मेरी योग्यता, ये सब तय करती हैं कि मेरी ज़िंदगी का क्या होना है। ठीक है, थोड़ा मैटर करती हैं चीज़ें, पर मनुष्य के जीवन की एक नियति होती है, जीवन को उसी ओर ले। मैं अपने बारे में तो कम से कम ये मानता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पत्रकार बनूंगा। एक गायन में मेरी रुचि रही है, और अच्छा, अभी भी गायन गाता में। हूँ मैं। अच्छा और लोग तो मुझे पूछते हैं कि आपने कौन से घराने से सीखा है। अच्छा मैंने कहीं से नहीं सीखा, लेकिन ईश्वर ने वो क्षमता दी। जी तो मैं शिक्षक बनना चाहता था, गायक बनना चाहता था, और संघ के प्रचारक के रूप में काम किया। तो संघ के बड़े तपस्वी और कर्मठ लोगों से मेरा सानिध्य हुआ, लेकिन ज्योति स्वरूप जी और शरद मेहरोत्रा, ये 2 प्रचारक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे, और अब दोनों ही नहीं हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बहुत गढ़ा, अच्छा और संघ का जो वैचारिक दृष्टिकोण है उसको मैं उनके साथ रहकर ही सीखा। पहले तो एक भावुक दृष्टिकोण था जी कि विरासत में, जैसे रज्जू भैया कहते थे, विरासत में मिला है हमको, तो संघ विरासत से मुझे प्राप्त है और संघ ही मेरी पहचान है। जी। लेकिन संघ को वैचारिक और दार्शनिक और राष्ट्रीयता के स्तर पर मैंने जाना, तो उसमें शरद जी का और ज्योति जी का बड़ा योगदान है। संघ से जुड़ी बहुत सारी किस्से कहानियां हैं सर। अब हम चाहेंगे कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है हम उसके बारे में भी जानें, और जो प्रोफेशनल लाइफ जो आपने, जब आप गांव में रहते हैं तब तक आपका जीवन बहुत अलग रहता है। आप संघ के, अपने बाबा जी के और अपने पिताजी के बताए मार्गदर्शन पे पथ पर आप चलते चले जा रहे थे। इसके बाद आप बतौर प्राचार्य भी आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। बहुत सारे अखबारों से आप जुड़े, प्रधान संपादक आप रहे, साहित्य में आपकी रुचि रही। ये सब जर्नी कैसे शुरू हुई, ये सिलसिला कैसे चल पड़ा? अचानक से गांव का बच्चा, गांव का लड़का संघ से जुड़ा, पिताजी के इर्द गिर्द और उनके संस्मरण पे रहता है, और फिर ये सब। देखिए, कई बार मैं सोचता हूँ अपने जीवन के बारे में, जी तो मुझे यही लगता है कि ठीक है, आदमी की योग्यता, प्रतिभा, ये मैटर करती हैं ज़िंदगी का रास्ता तय करने में, पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है नियति की, वही तय करती। और मेरा स्वभाव भी उस तरह का रहा, और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही कि मैंने बहुत तय करके ज़िंदगी नहीं जी। मैंने अभी तक भी कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये बनना है, ये करना है। जीवन को बस छोड़ दिया, और एक चीज़ का मैंने ज़रूर ध्यान रखा कि जो कर रहा हूँ उसे पूरी निष्ठा से, पूरे परिश्रम से और पूरी ईमानदारी से करूँगा। पर क्या करूँगा ये मैं कभी तय नहीं किया। हमारे संघ के जो दूसरे सरसंघचालक थे, संघ का जो संस्कार है ना, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जो लोग संघ के बारे में उलझुल बातें बोलते हैं, संघ सांप्रदायिक है, मुसलमानों को बोलते, उनको पता ही नहीं है संघ क्या है। संघ जीवन का संस्कार है, और वो जिस तरह मेरे अंदर बैठता चला गया, उसने जीवन का पूरा रंग रूप अपने आप तय किया। मैंने कभी नहीं सोचा
इमरजेंसी लगी, उसमें जैसे मैंने बताया कि अखबारों को, और कितनी कठिन परिस्थितियाँ, अब वो यहाँ उतना अवसर नहीं है, अगर वो सब बातें बताई जाएं तो बिल्कुल ऐसा रोमांचक अनुभव जीवन का है। कितनी चुनौतियाँ आई वहाँ से। काम करते करते मैंने पुलिस से संघर्ष करते हुए, अखबार निकालते हुए, छुप छुप कर काम करते हुए, जेलों में कार्यकर्ताओं से मिलने जाते हुए, उनके परिवारों की चिंता करते हुए मैंने सीखा कि जीवन थाली में रखा लड्डू नहीं है, उठाओ और खा लो। आपको उसके अनुरूप अपने को ढालना पड़ता है। पूजनीय गुरु जी जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक रहे, वो कहा करते थे, उनकी कई बैठकों में मुझे रहने का सौभाग्य मिला और उनका स्मरण करके मन इतना भावुक हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति थे वो, और वो कहा करते थे कि युवाओं को विशेषकर कि जीवन नौका को भवसागर में छोड़ दो और बहुत ज़्यादा पतवार चलाने की कोशिश मत करो। नियति अपने आप उसको सही किनारे पर, जहाँ आपकी ज़रूरत है, ले जाकर खड़ा कर देगी। क्या बात। तो जीवन मैंने हमेशा उसी भावबोध से जिया। प्रचारक रहा इमरजेंसी में भी, बाद में हमारे जैसे मैंने बताया ना, ज्योति स्वरूप जी प्रचारक थे, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अब तुम घर वापस जाओ। मैंने तो सोच रखा था कि अब प्रचारक ही रहना है, तो मैंने कहा नहीं भाई साहब मेरा तो मन प्रचारक रह कर। बोले नहीं, माँ की चिंता करो, तुम्हारे पिताजी ने भी पूरा जीवन संघ को समर्पित कर दिया, माँ ने बहुत कष्ट झेले, तुम अकेली संतान हो, अब माँ की उम्र बढ़ रही है, उसकी देखभाल कौन करेगा। आपके भाई बहन नहीं, आप सिंगल चाइल्ड। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वापस लौटाया और शादी करो और फिर जीविकोपार्जन का साधन देखो। तो फिर मैं शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य ऐसे बना। सब शुरू हुआ। तो जीवन की दिशा देखिए कैसे जी। बदलती जाती है। बिल्कुल एकदम। तो शिशु मंदिर में फिर प्रधानाचार्य हो गया, और मैंने तो शिशु मंदिर का प्रधानाचार्य होना उस समय बहुत प्रतिष्ठा की बात मानी जाती मैं थी। बिल्कुल यहीं पे ही आना ये मैंने चाहती थी। जी। सन 79 की बात कर रहा हूँ आपको, बहुत प्रतिष्ठा की बात थी। तो शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य हो गया। यानी कि आपको जो पहली पोस्टिंग मिलती है वो सीधे बतौर प्रधान अध्यापक आपको ऐसे मिलती है। और गांव में जितनी साधन विहीनता में मैं रहा, सामान्यतः गांव के सब लोग रहते हैं। गांव में 8वीं तक का स्कूल था, वहाँ से पढ़ाई करके फिर दाऊजी में, जिसे बलदेव कहते हैं, वहाँ इंटर कॉलेज था, श्री बलभद्र इंटर कॉलेज, वहाँ 9वीं 10वीं में मैं पढ़ने जाता था। 5 किलोमीटर पैदल जाना पैदल आना, और साइकिल चलती नहीं थी क्योंकि 1-1 फुट रेत था दगड़े में, पक्की सड़क नहीं थी, रेत था, उसमें साइकिल नहीं चल सकती, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और कितनी कठिन परिस्थितियों में जीवन की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में नियति ने फिर मुझे प्रधानाचार्य बना दिया। मैंने बहुत परिश्रम से काम किया। फिर और तब आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं शादी हुई। नहीं हुई थी, शादी अच्छा। बाद में हुई। बाद में फिर जीवन के योगायोग होते हैं, और अचानक ही शादी का क्रम बना। तो हमारे ससुर IIT में थे, तो उनसे अचानक मुलाकात हो गई, और वो बहुत देर मुझसे बात करते रहे। उनको तो पता था कि वो किस उद्देश्य से आए हैं, मुझे नहीं पता था। आपको नहीं पता। मैं तो सामान्य, बहुत लोग मिलने आते थे, बहुत सारी बातें देश दुनिया की, धर्मशास्त्रों की और बड़े ज्ञान ध्यान की बातें 1 घंटे तक होती रहीं। तो मेरी ननिहाल में, मैं मामा जी के पास दिल्ली गया था, वहाँ वो आए थे। वहाँ एक पंडित जी ने बताया कि आजकल वो आया हुआ लड़का, तुम देख लो उसको। तो मैं ये समझता रहा कि मामा जी के मिलने वाले होंगे, इसलिए मैं बातचीत करता रहा। तो मामा जी समझते रहे कि मेरे मिलने वाले होंगे। जब बहुत सारी बातचीत हुई तो मैंने पूछा कि कहाँ से हैं आप? तो उन्होंने कहा कि हम आपसे ही मिलने आए हैं, और मेरी बेटी है शादी के लायक, उसके लिए। तो मैंने कही कि मेरा तो शादी करने का कोई विचार नहीं है, लेकिन योगा योग रहता है। जी। शादी तय हो गई, और बहुत भले संत प्रकृति के व्यक्ति थे, अध्यापक थे वो भी IIT में, ITI में। बाद में जो उनका परिवार था वो बहुत संपन्न परिवार था। 16-17 एकड़ का तो फार्म था उनके पास, रुद्रपुर, जो तराई का क्षेत्र कहा जाता है नैनीताल जिले का। तो जब उन्होंने घर जाके बताया, मैं धोती कुर्ता पहनता था और बहुत साधारण जीवन था, 400 रुपये मुझे वेतन मिलता था वहाँ प्रधानाचार्य। तब मैं मुरादाबाद में आ गया था, पहले हसनपुर में था, फिर मुरादाबाद में आया। तो
हमारी सास और हमारे बड़े साले ये सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे, खूब पैसा था, तो उनको लगा कि अरे धोती कुर्ता पहनने वाला लड़का और वो भी 400 रुपये, ये सन 83 की बात है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बेकार लड़की को कहाँ कुएं में धकेल रहे हो। लेकिन मेरे ससुर के मन में था कि नहीं, यही लड़का उपयुक्त है। तो वो बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी से भी पूछा कि भाई धोती कुर्ता पहनता है, तुमको जमेगा? तो मेरी पत्नी भी, बाद में मैंने देखा कि बहुत सात्विक स्वभाव की लड़की थी, उसने कहा कि नहीं, आप जो तय करोगे वो ठीक है। लेकिन बाद में मेरी सास ने बहुत पूछ परख की कि 400 रुपये में कैसे ज़िंदगी चलेगी। और रुद्रपुर में एक सरस्वती शिशु मंदिर था, वहाँ प्रधानाचार्य थे, वो वरिष्ठ थे, उनके पास गई, उनसे पूछा कि भैया आपको कितना वेतन मिलता है? उन्होंने कहा कि 600 रुपये मिलते हैं। मेरे बारे में पूछा, आप उनको जानते? बोले हाँ, वो तो बहुत अच्छा लड़का है और नया लड़का है एकदम जी। और मैं ट्रेंड नहीं था, बीएड नहीं था, इसलिए मुझे 400 रुपये मिलते थे, वो ट्रेंड थे। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करो, वो बहुत प्रतिभाशाली लड़का है, वो शिशु मंदिर में ज़्यादा दिन रहेगा भी नहीं। उन्होंने तब आपको हाँ, बोले आप तो निश्चिंत हो, उससे बढ़िया लड़का आपको नहीं मिल सकता। और बड़ी बात कह गए वो। अभी कुछ देर पहले जब बात हो रही थी, आपने बताया कि आपको गायन में काफ़ी ज़्यादा रुचि है। कार्यक्रम के आखिरी में है, हम समय सीमा से थोड़े बंधे हुए हैं, हम चाहेंगे कि कुछ आप गुनगुनाएं अपना पसंदीदा गाना या कुछ। कि मेरी बहुत रुचि है और अभी भी, अब मेरा कार्यकाल भी पूरा होने वाला है 4-5 महीने बाद, तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि आगे क्या करेंगे। अभी तो बहुत कुछ करना है, मैंने तो पहले भी कुछ नहीं सोचा और आगे भी कुछ करने की मैं नहीं सोचा। तो क्योंकि मेरा मानना है कि हम बेमतलब का दिमाग लगाते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, वो सब आपको वही बनाता है जो उसे आपको बनाना है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो, मैंने सब कुछ कर लिया, इतना विविध आयामी जीवन में, पत्रकार भी रहा, मैं कुलपति भी रहा और मैं संघ का प्रचारक भी रहा, शिक्षक भी रहा, इतनी विविधता जीवन में है। अब यहाँ भी मैं कुलपति अचानक ही बना, मेरी कोई प्लानिंग। मैं धर्मशाला में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पत्रकारिता विभाग में मेरी नियुक्ति हुई एनबीटी का चेयरमैन रहने के बाद, एमिनेंट प्रोफेसर के तौर पर, और वहाँ मैंने 3 साल काम किया। तो अचानक एक दिन मैं, देखिए आप जो कह रही ना, मेरा ईश्वर की अनंत कृपा मेरे ऊपर है, और ईश्वर की कृपा तभी मिलती है जब आपका मन और विचार ये दोनों सद्गुण सदाचार से युक्त होते हैं। गाना भी मुझे संग ने सिखाया। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी तो बतौर गायक। 1 घंटे का कार्यक्रम। अब मैंने कहा बड़ा संकट हो गया। हरिदत्त जी से बात की मैंने, पंडित जी का बड़ा स्नेह रहता है, तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ा अवसर है हम लोगों के लिए। तो मैंने कि उसमें तबला, ये वो दुनिया भर के, बोले सब मैं व्यवस्था करूँगा, हम सब चलेंगे। और इतना बढ़िया कार्यक्रम। और लोकसभा टीवी ने कम से कम 5-6 साल तक होली के दिन उसको रिपीट किया है, इतना अच्छा कार्यक्रम। और बहुत सारे लोग, मैं यहाँ जब रायपुर आया तो कई लोगों ने मुझे कहा कि अरे आपका तो हमने होली गायन सुना है। तो हरिदत्त जी के साथ बैठकर ही अब मैं सीखूँगा। और बाद में यहाँ आया, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वैचारिक दृष्टि से बहुत संकीर्णता से विचार करना समाज और देश के हित में नहीं है। जी। आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, मेरी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, पर महत्वपूर्ण बात है कि हमारी विचारधारा का मूल तत्व अगर राष्ट्रहित है, अगर परिवार की संकल्पना का, समाज बोध का संवर्धन है, मनुष्यता के बोध का संवर्धन है, तो वो विचारधारा हमारे लिए वरेण्य है। केवल सत्ता हितों को लेकर, शुद्ध राजनीति को लेकर हम संघ के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहे। हम जब, जैसे मैं यहाँ आया, मेरी नियुक्ति जैसा मैंने कहा आदरणीय राज्यपाल महोदया ने कर दी। जब दायित्व मिला है तो फिर पीछे नहीं हटना है। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम, न पीछे हटना है न दीनता दिखानी है। फिर जो दायित्व मिला है बिल्कुल खूंटा गाड़ कर उस पर टिकना है।
और वो आपने मैं आ गया। यहाँ कितना विरोध मेरा हुआ, संघ के व्यक्ति हैं, जैसे एनबीटी में हुआ, और कितने बड़े बड़े लोगों ने मेरे खिलाफ लिखा। एक दिन एक सज्जन का फ़ोन आया, बोले भाई साहब आज तो अमर्त्य सेन ने टाइम्स ऑफ इंडिया में आपके खिलाफ लिखा है। तो मैंने कहा अमर्त्य सेन तो भैया विश्व ख्याति के व्यक्ति हैं, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। बोले नहीं, उन्होंने लिखा है कि बलदेव भाई शर्मा और ऐसे साधारण आदमी को एनबीटी जैसे बड़े संस्थान का। तो ऐसे ही जब मैं यहाँ आया तो केवल संघ के प्रति दुराग्रह है, आप संघ को जानते नहीं हैं, और मेरा खूब विरोध यहाँ हुआ। अभी तक भी संघी कुलपति वापस जाओ, संघी कुलपति वापस जाओ। खोगी महाराज बहुत सारे पद लिखते रहते हैं और घूमते रहते हैं, घर गृहस्थी की चिंता नहीं करते, लड़के बच्चे दुखी रहें, भक्ति में हैं। उन्होंने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है, और भक्ति की बहुत सारी व्याख्याएं की जाती हैं, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा है ये पद, कि मनुष्य जीवन की संकल्पना कृष्ण के प्रति कैसी है और ब्रज के प्रति कैसी है। मैं तो ब्रज की स्मरण करते हुए मैं बिल्कुल भावुक हो जाता हूँ। बड़ा सुंदर पद है, वो अंत में सुनाता हूँ मैं आपको। श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। पशु आदिक मोहि बनइयो, जा ब्रज में जन्म दिवइयो। बनूं मैं बैल, करूं तेरी टहल, चलूं गाड़ीन में। नित चर्यो करूं परिक्रमा की झाड़ीन में। तेरी पूजा को सामान, प्रभु मैं ढोए ढोए के लाऊं। ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। क्या बात। मुझे बैकुंठ भी नहीं सुहाता, और भले ही मुझे बैल बना देना, लेकिन जो गिरिराज परिक्रमा की झाड़ियां हैं उनमें ही चलूं और गाड़ी में चलूं। लेकिन गाड़ी भी कौन सी? तेरी पूजा का सामान जिन गाड़ियों में आता है भगवान, उस पूजा के सामान को ढोकर मैं उस गाड़ी का बैल बनाना मुझे। बहुत सुंदर अर्थ है, और उससे ज़्यादा सुंदर आपकी आवाज़ है जिसमें आपने ये गाना गाया है। वाकई आपको सुनना और आपको इतने करीब से जानना समझना ये बहुत शानदार रहा और अच्छा ये अनुभव रहा है। आज शख्सियत के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमने आपको करीब से जानने की और समझने की कोशिश की है, हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी बातें जो अपनी बताई है, निजी ज़िंदगी से लेके जो बहुत सारी किस्सा गोई हुई, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और शख्सियत के माध्यम से आपने अपनी निजी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जो इतनी खूबसूरती से आपने बताया है। ईश्वरीय कृपा आपके रही है, और हम भी समझते हैं इस चीज़ को कि हमारे दर्शकों को भी आज का हमारा ये जो अंश है, ये कार्यक्रम है, वो ज़रूर पसंद आया होगा। एक बार पुनः बहुत आपका धन्यवाद। मैं तो एक साधारण सा पत्रकार और शिक्षक हूँ, लेकिन मुझे इस लायक आपने समझा, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर। तो अकेले ही निकला था जाने बेमंजिल मगर, लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। ये बात बिल्कुल सच और सटीक साबित होती है प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी के साथ, जिनको आज हमने बहुत सारी उनके साथ में बातचीत की है और उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना है कि किस प्रकार से उनके पिता का योगदान रहा, कैसे संघ का उनके पर्सनल लाइफ पर, उनके जीवनी पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है, और इसके बाद में कैसे वो सीख लेते हैं। फिर उनकी शादी होती है, क्या कुछ वो जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को वो स्वीकार करते हैं, क्या कुछ चीज़ें वो पीछे छोड़ते हैं, और कितनी सारी चीज़ों को लेकर समेट कर वो आगे बढ़ते हैं और निरंतर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण है कि आज छत्तीसगढ़ के एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर वे काबिज है। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, गायन में उनकी विशेष रुचि है, और उन्हीं के दो शब्द और दो लाइन जो उन्होंने गुनगुना कर हम सभी को सुनाए हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। तो ये तो बात रही आज के कार्यक्रम की और आज के हमारे इस खास शख्सियत की। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नई जगह पर, एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।